प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं जेएचपी कोचिंग में। और जैसा कि आपको पता है कि मैं रसायन विज्ञान की अनसॉल्व्ड पेपर हल करा रहा हूं प्रिय विद्यार्थियों, जिसमें मैंने सेट नंबर जो 7वां हमारा चल रहा है, मैं जो है प्रिय विद्यार्थियों चौथे का जो है घातक क्वेश्चन करा चुका था। आज हम स्टार्ट करेंगे 5 का कासे। तो चलते हैं बिना ही देरी किए। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 5 का हमारा का क्वेश्चन कह रहा है, क्वथनांक का उन्नयन से आप क्या समझते हैं। यही कह रहा है ना। एक द्रव का क्वथनांक 350 केल्विन है। 2.0 ग्राम आवासशील विलेय को 100 ग्राम द्रव में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 350.50 केल्विन हो जाता है। विलेय के मोल द्रव्यमान की गणना कीजिए। और दिया है द्रव के लिए केबी का मान 2.50 केल्विन, ठीक है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। तो हमें सबसे पहले जानना है प्रिय विद्यार्थियों क्वथनांक का उन्नयन क्या है। ठीक है, तो उत्तर डाल लेना, लिखना इसमें कि जब किसी विलायक में या विलयन में आप लिख सकते हैं। ठीक है, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनवघट्ट मिलाने पर, यानी कि मतलब इसका कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, इसका मतलब है कि कोई अवाष्पशील विद्युत अनवघट्ट का मतलब है कोई आपको अवाष्पशील विलेय मिलाना है। ठीक है, आप विद्युत अनवघट्ट की जगह आप विलेय भी लिख सकते हैं। अवाष्पशील विद्युत अनवघट्ट मिलाने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को उसका क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। यानी कि मतलब है प्रिय विद्यार्थियों, जब आप विलायक में कोई अवाष्पशील मिलाते हैं तो जो भी क्वथनांक में वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है, ये आपकी परिभाषा है। इसके बाद हम देखेंगे न्यूमेरिकल दिया क्या है, सबसे पहले ये देखना है। तो प्रिय विद्यार्थियों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है W का मान हमारा दिया है, क्या है, जो हमारे पास 2 ग्राम, ये कितना है, 2 ग्राम अवाष्पशील विलेय, यानी विलेय का भार कितना है, 2 ग्राम है। और विलायक का भार कितना है, 100 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम द्रव में घोलने पर कह रहा है ना, 100 ग्राम द्रव में घोला जा रहा है। 100 ग्राम क्या है हमारा विलायक का क्या है, भार कितना है, 100 दिया है। ठीक है, केबी का मान तो हमारे पास दिया है, और डेल्टा टीबी का मान कितना निकल गया, इतना। क्योंकि यहाँ पर क्या है प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारे पास क्वथनांक था ना 350 केल्विन था, बढ़ करके कितना हो गया है 350.50 केल्विन। तो वृद्धि कितनी की हुई है, इन दोनों में वृद्धि कितनी की हुई है, देख सकते हैं वृद्धि कितनी की हुई है, 0.50 केल्विन की। यही क्या होता है, डेल्टा टीबी का मान होता है, जितनी की वृद्धि होती है। ठीक है, बस आपको सूत्र लगा देना है। सूत्र क्या होता है, डेल्टा टीबी बराबर केबी गुणे स्मॉल डब्लू गुणे 1000 बटे स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्लू, ये होता है हमारा सूत्र। डेल्टा टीबी का मान आप रख देंगे यहाँ पर, केबी का मान आप रख देंगे, ठीक है, डब्लू का मान आप रख देंगे यहाँ पर गुणे 1000 बट एम का मान हमें निकालना है, बड़ा वाला डब्लू का मान कितना है, 100 है, आप रख देंगे। जब इसे आप हल करेंगे, इसे इधर ले जाएंगे, इसे इधर ले जाएंगे, हल करेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 100 ग्राम मोल इनवर्स आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका मान कितना आ जाएगा, एम का मोल द्रव्यमान आ जाएगा 100 ग्राम मोल इनवर्स है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप। कह रहा है 5 का खा, क्या कह रहा है, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। ठीक है, प्रथम कोटि और शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या अंतर है। स्थिर आयतन पर N2O5 ग्राम के प्रथम कोटि के तापीय वियोजन पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। यहाँ पर अभिक्रिया दी है 2N2O5 गैस एरो 2 यानी N2O4 गैस प्लस O2 गैस। क्रम संख्या हमारे पास 1 2 है, समय हमारे पास 0 है, फिर है कितना है, 100 है, ठीक है ना, सेकंड। और यहाँ पर कुल दाब एटमॉस ATM हमारे पास पहले कितना था, 0.5 इतने के समय, और हमारे पास बाद में कितना हो गया है, 0.512, ठीक है ना। ये प्रारंभिक है, ये अंतिम दाब है, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं हम अपने उत्तर की तरफ। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आपको उत्तर डाल लेना है। सबसे पहले हेडिंग पड़ जाएगी अभिक्रिया की कोटि, सबसे पहले हम ये जानेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद हम अंतर जानेंगे। तो ये अभिक्रिया की कोटि क्या है, अभिकारकों की वह संख्या, अभिकारों की वह संख्या जो अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, जैसे हम समझते हैं, जैसे हमारे पास कोई A + B अभिकारक हैं और जुड़ कर क्या बना दिए हैं, C उत्पाद
बन गया है। तो अगर हम यहाँ से अभिक्रिया की अगर दर निकालना चाहें तो dx/dt इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास अभिकारक ए की सांद्रता के पावर 1 बी की सांद्रता के पावर 1, ठीक है ना, घाते हैं। तो यहाँ से अगर हम कोटि निकालना चाहेंगे तो कोटि हमारी क्या आ जाएगी, जो हमारे पास घातें होती हैं इनको जोड़ दिया जाता है तो कोटि कितनी निकल के आ जाएगी, 1 और 1 2 हमारे पास निकल कर आ जाएगी कोटि। यही क्या है प्रिय विद्यार्थियों, अभिक्रिया की कोटि है, ठीक है। यहाँ पर हम समझेंगे अंतर। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया में अंतर समझेंगे। तो आपको सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखना है, इसके वेग स्थिरांक का मात्रक सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स या घंटा इनवर्स या समय इनवर्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। जो हमारे पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक का मात्रक होता है, जो इकाई होती है, कितनी होती है, सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स है। और शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो हमारे पास मात्रक होता है, इसके वेग स्थिरांक का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दूसरा पॉइंट है इसका दर समीकरण, किसका, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो दर समीकरण होता है वो होता है dx/dt बराबर के, ठीक है, कांस्टेंट होता है। और ये हमारा स्थिरांक होता है, यही ये हमारे पास है अभिकारक, यानी मतलब ए की सांद्रता के पावर 1 होता है, ठीक है। ये हमारे पास ये क्या होता है, इसका दर समीकरण होता है। और यहाँ पर इसका दर समीकरण, शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो दर समीकरण होता है वो होता है, इसके देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो घात यहाँ पर 1 रहेगी, ठीक है। द्वितीय कोटि की होती तो घात 2 होती। जैसे हमारे पास है यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो इसका क्या होगा, दर समीकरण में जो हमारे पास सांद्रता है ना, एक जो हमारे पास ए अभिकारक है, अभिकारक ए की सांद्रता है, इसके पावर कितना होगा, 0 होगा घात। ध्यान दीजिए, इसके घात कितना होगा, 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इसके आगे हम देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि हमारे पास क्या क्या दिया है। देख सकते हैं कि दिया हमारे पास था सवाल में टी का मान कितना था, पहले 0 सेकंड था, फिर कितना था, 100 सेकंड आपके सवाल में दिया है, ठीक है। और हमारे पास प्रारंभिक जो दाब था शुरुआत कितना था, 0.5 ATM, ठीक है। और अंतिम दाब हमारे पास दिया था 0.512 ATM। आप देख सकते हैं क्या पूछ रहा था, वेग स्थिरांक के का मान पूछ रहा था। तो हम अब से चलते हैं अपने इसके सोल्यूशन की तरफ। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हमारा सूत्र क्या होता है, के बराबर होता है वेग स्थिरांक निकालने का सूत्र प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग 10 बेस अंतिम दाब बटे प्रारंभिक दाब, ये होता है सूत्र, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दाब की बात हो रही है तो अंतिम दाब बटे प्रारंभिक दाब है। तो यहाँ पर के बराबर 2.303, टी का मान कितना है प्रिय विद्यार्थियों, 100 लेंगे, 0 आप नहीं लेना, ठीक है। कितना लेंगे, 100 लेंगे, 100 सेकेंड था, लॉग 10 बेस। यहाँ पर हमारे पास अंतिम दाब जो था कितना था, अंतिम दाब हमारे पास आया था 0.512 दिया है आपके सवाल में। और प्रारंभिक दाब कितना, 0.5 है। जब आप इसे हल करेंगे, इन दोनों को जब आप हल करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, तो आपका जो लगभग मान आएगा वो 1 के आसपास आएगा। कितना आएगा, लगभग 1 के आसपास आएगा, यानी कि मतलब 1 × 10⁻² के आसपास आएगा। और जब इसका भी आप इसका भाग लगाएंगे तो लगभग जो आपका आंसर आ जाएगा के बराबर 2.303 × 10⁻⁻4 सेकेंड इनवर्स। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पास 100 है ये 10⁻2 ही तो है, प्लस का ये प्लस का 10⁻2 है। जब इसे आप ऊपर ले जाओगे 10⁻2 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा 10⁻2। लेकिन इसे जब आप हल करेंगे, इसे हल करने के बाद हमारा 1 × 10⁻2 आएगा, लगभग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जब इसे आप हल करेंगे तो इसे हल करने के बाद हमारा कितना आएगा, लगभग में प्रिय विद्यार्थियों 1 × 10⁻2 आएगा। कितना आएगा, 1 × 10⁻2 आएगा जब आप इसे लगभग में इसे हल करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, ये हमारे पास जब ऊपर जाएगा 10⁻2 और ये गुणे में हमारे पास 10⁻2 रहेगा ही रहेगा। 10⁻2 और 10⁻2 जब ये ऊपर जाएगा ना तो आपस में जुड़ जाएंगे, 10⁻4 हो जाएगी, नहीं हो जाएगा माइनस का, ठीक है ना। वही यहाँ पर लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। आप इसे हल भी कर सकते हैं आप लॉग का मान रख करके, ठीक है। आपका आंसर कितना आ जाएगा, के बराबर 2.303 × 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स है। इसके बाद हम देखते हैं 5 का ग हमारा कह रहा है संक्रमण तत्व क्या है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। संक्रमण धातु तथा उनके ज्यादातर यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं, समझाइए। तो चलते हैं हम अपने आंसर की तरफ।
देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आपको उत्तर डाल लेना है। सबसे पहले हेडिंग पड़ जाएगी संक्रमण तत्व। आपको क्या लिखना है? वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में मिलते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ मिलता हो? लास्ट वाला कहाँ मिलता हो? डी कक्षक में मिलते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं, या जिन्हें हम अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, या इन्हीं को हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक ना, डी ब्लॉक के तत्वों को ही हम क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। जो हमारे डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व पूछा जाए तो आपको यही परिभाषा लिख कर आना है। वो कह रहा था प्रथम जो श्रेणी है उनके सभी के नाम लिखना है तत्वों के, और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है ना, आपको क्या करना है? तत्व हैं ये सभी, ये नाम है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इनके। तो तत्वों का नाम क्या है प्रिय विद्यार्थी? ये 21 से स्टार्ट होता है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 है, यानी वो इनका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, रोल नंबर जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास तत्व कौन सा? प्रथम श्रेणी के स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये सभी यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है? 21 होता है। कितना होता है इसका? 21 होता है। इसका 22, इसका 23, इसी क्रम से आपको 30 तक जाना है। ठीक है, जिंक का होता है 30 है, तो हमें 30 तक हमें जाना है, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो यहाँ पर गैस पड़ रही है बीच में, अक्रिय गैस है। आर्गन जो होती है, यहाँ पर आर्गन क्या करता है? जब भी हमारी अक्रिय गैस हो ना, तो आर्गन जो हमारे पास है ये 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक खा जाएगा। यहाँ तक आपको बिल्कुल ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं करना, बस आप यहाँ पर लिख दीजिए आर्गन, क्योंकि ये 18 इलेक्ट्रॉन खा जाएगा। ठीक है ना, आर्गन 18 में आता है। इसके बाद हमारा क्या बचता है प्रिय विद्यार्थी? इसके बाद तुरंत ही स्टार्ट करिएगा आप 3D1 और 4s2। इसके बाद तुरंत ही स्टार्ट करेंगे क्या? तुरंत ही इसका डी वाला नंबर आ जाएगा, 3D1 4s2 आ जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास टाइटेनियम, इसका 22 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4s के पास तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मगर यहाँ कुछ अपवाद है, तो अपवाद भी आपको बताऊंगा। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? इसके पास 2, लेकिन यहाँ पर बढ़ जाएगा। पहले 21 था ना, इसका 21 था, तो 1 यहाँ पर आएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, क्योंकि 22 तक जाना है ना। तो यहाँ पर 18 तो ये खा गया है, तो 2 ये ले लेगा, 20 हो जाएंगे, 2 22 हो जाएंगे। एस को सबसे पहले 2 ही इलेक्ट्रॉन भरना। ठीक है, फिर 23 का करना है वैनेडियम का, तो यहाँ पर कितना होगा? 4s2, और कितना होगा? 20, 3 बचेंगे तो 3D3। इसी प्रकार आप इसका करेंगे तो ये हमारे पास है क्रोमियम, ये अपवाद होता है। यहाँ पर 3D4 आना चाहिए और 4s2 आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल क्रम से। लेकिन क्रोमियम कहता है मैं एस को 1 ही इलेक्ट्रॉन दूंगा और बाकी इलेक्ट्रॉन अपने पास रखूंगा, तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन देता है और अपने पास कितने? 5 इलेक्ट्रॉन रखता है। जबकि यहाँ 3D3 है, यहाँ 3D4 होना चाहिए। ठीक है ना, क्रम से। लेकिन क्रोमियम नहीं करता ऐसा। क्रोमियम कहता है मैं तुझे 2 नहीं दूंगा, मैं 1 ही इलेक्ट्रॉन दूंगा, बाकी इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लूंगा। तो यहाँ 4 नहीं होता, यहाँ 5 होता है, क्योंकि यहाँ 1 कम जाता है। ध्यान दीजिएगा। फिर इसी पर यहाँ 3D5 है, इसी की जैसे यहाँ पर 3D5 आ जाएगा। और 4s2 ये नहीं ऐसा करता, ये कहता है भैया आप एस के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन मैं भेजूंगा और बाकी अपने के पास है। तो कितना होता है? इसका होता है यहाँ पर 25 होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 25 होता है मैग्नीज का। एस को 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 18, 2 20 हो जाएंगे। 5 इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा, डी के पास है। तो सभी इलेक्ट्रॉन डी में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? तो यही क्या है? हमारे संक्रमण तत्व। इसी के बाद जब इसका करेंगे आप, तो ये भी इसका अपवाद नहीं होता, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है, बाकी अपने पास रख लेता है। ठीक है, आयरन का इसी प्रकार यह भी करता है, इसी प्रकार यह भी ऐसे ही करता है। और यहाँ पर ये कापर अपवाद होता है। कापर कहता है मैं आपको 1 ही इलेक्ट्रॉन दूंगा, बाकी अपने पास रखूंगा। आप सीख भी चुके होंगे क्लास 10th में। ठीक है, और क्लास 11 में भी ये पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर यही 2 अपवाद होते हैं। कौन से? ये क्रोमियम होता है, एक हमारे पास कॉपर होता है। ये जो होता है अपने पास 1 ही इलेक्ट्रॉन ये एस को देते हैं और अपने पास पूरे रख लेते हैं। जिंक जो होता है ये एस को 2 ही इलेक्ट्रॉन देता है, अपने पास पूरे रख लेता है। ठीक है, ये 2 हमारे पास अपवाद है, बस आप इन्हें ही याद रखेंगे, बाकी हमारा क्रम से होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पास था कि वो कह रहा था अनुचुंबकीय होते हैं, ज़्यादातर इनके जो यौगिक होते हैं, जो आयन होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। तो बाकी का उत्तर आपको सेट 1 में मिल जाएगा। 5 का प्रश्न 2 देखें, वहाँ से आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो भी इसके आगे पूछ रहा है प्रश्न। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 5 का घ क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित उप संयोजक यौगिकों के सूत्र लिखिए। पहले का है
टेट्रा कार्बोनिल निकल 0 हो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या। उत्तर डाल लेना है टेट्रा कार्बोनिल, यानी कार्बोनिल का मतलब होता है CO। CO कितने हैं, टेट्रा यानी 4 कार्बोनिल है। तो सबसे पहले आप क्या किसका नाम लिखा जाता है, केंद्रीय धातु परमाणु का। तो आप कोष्टक के अंदर सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु का नाम है निकिल, तो आप लिखेंगे निकिल। कितने हैं, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा का मतलब होता है 4, कार्बोनिल का मतलब होता है CO, तो CO का होल 4 कितने 4। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या 0 ही इसकी निकलेगी। दूसरी क्या है, डाईक्लोरो 20 एथेन 1,2 डाई एमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या इसकी। तो सबसे पहले क्या है प्रिय विद्यार्थियों, ये कोबाल्ट, कोबाल्ट का नाम सबसे पहले आप लिखेंगे। इसके बाद जब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिख लिया जाता है तुरंत ही किसका नाम लिखा जाता है, लिगेंड्स है। लिगेंड्स हमारे एक ये हैं और एक ये हैं। तो कितने, डाई क्लोरो यानी 2 क्लोरो तो Cl2, फिर 20 का मतलब होता है 2, ठीक है ना, ट्रिस का मतलब होता है 3, तो 20 एथेन 1,2 डाई एमीन, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं EN, इसका नाम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, EN, इथिलीन डाई एमीन या एथेन 1,2 डाई एमीन। कितने हैं, 20 लगा है तो 2 है, ठीक है, ये कितने हैं, 2 है। फिर इसके बाद क्लोराइड लिखा है ना, लास्ट में क्लोराइड लिखा जाता है Cl। इसके बाद तीसरी हमारे पास है पेंटा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट, ऑक्सीकरण संख्या 3 क्लोराइड। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले आप किसका नाम लिखेंगे, कोबाल्ट यानी केंद्रीय धातु परमाणु का कोष्टक में, तो CO। फिर इसके बाद तुरंत इनका नाम लिखा जाता है, ठीक है ना, सबसे पहले इसी का। ये हमारे पेंटा एमीन NH3 का होल 5, कितने हैं, 5 एमीन है। फिर कार्बोनेटो CO3, कार्बोनेट कह रहा है ना, तो CO3, फिर कोष्टक बंद। इसके बाद जो भी हमारे पास रेडायन है कितना है, Cl, एक ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं चौथा हमारे पास है टेट्रा एमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट, ऑक्सीकरण संख्या 3 क्लोराइड। तो ध्यान दीजिए कि सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, इसी का नाम लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु का CO। कितने एमीन है, टेट्रा एमीन 4 एमीन है, तो NH3 का होल 4। एक्वा कह रहा है, एक्वा की जगह प्रिय विद्यार्थी H2O लिखा जाता है, H2O का कोष्टक बंद। क्लोराइडो यानी मतलब क्लोरीन भी है, फिर इसके बाद है कोष्टक बंद। फिर क्या लिखना है, क्लोराइड, कितने हैं क्लोराइड लिया जाएगा यहाँ 2। आप कहेंगे क्यों 2 लिया जाएगा, यहाँ पर तो 1 लिया गया, यहाँ पर भी 1 लिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोबाल्ट की जो ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 3। अगर यहाँ पर कोबाल्ट की 3 ऑक्सीकरण संख्या है ना, तो कहाँ से निकलेगी, क्योंकि NH3 की 0 होती है, H2O की 0 होती है ना, तो 1 क्लोरीन -1 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर 2 क्लोरीन लेंगे तभी ना, यहाँ पर 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन आपस में मिल करके 3 ऑक्सीकरण संख्या बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितने क्लोरीन लिया जाएगा, 2 क्लोरीन यहाँ पर बाहर लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अंदर तो एक ही क्लोरीन रहेगा, क्योंकि क्लोराइडो कह रहा है ना, कि डाई क्लोराइडो नहीं कह रहा है ना, सिर्फ क्लोराइडो कह रहा, तो क्लोरीन एक ही रहेगी अंदर, और क्लोराइड यानी 2 क्लोरीन बाहर रहेंगे। क्यों रहेंगी, क्योंकि हमें ऑक्सीकरण संख्या भी तो देखना है, 3 आना चाहिए। इनकी होती है 0 और इसकी 1, इसकी हो जाएगी 2, ठीक है ना, क्योंकि 2 लगाया है मैंने यहाँ पर, तो 2 1 3 हो जाएंगी ऑक्सीकरण संख्या कोबाल्ट की। इसके आगे और देखते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थी, 6 का खा हमारा कह रहा है निम्नलिखित का आयुपेशी नाम लिखिए। पहला हमारे पास दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH3 और Br। उत्तर डाल लेना, इसका जो स्ट्रक्चर है आपको ऐसे बना लेना समझने के लिए, ठीक है। कैसे, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH फिर Br और CH3 ऐसे ही रहेगा। ये जो है इसके पास ही लटका है, तो क्या होगा, यहाँ से आप गिनती करें, क्योंकि डबल बॉन्ड जहाँ से पास में पड़ेगा वहीं से आपको गिनती करना है। यहाँ से करेंगे तो तीसरे नंबर में, यहाँ से करें तो दूसरे नंबर में पास में पड़ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 टोटल कार्बनिक श्रृंखला 5, ठीक है ना, लंबी श्रृंखला। मगर सबसे पहले आप प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे, 4 ब्रोमो, 1 2 3 4, चौथे नंबर में ब्रोमो हो तो 4 ब्रोमो। कितने कार्बन है, तो 5, तो आप लिखेंगे पेंट। कितने नंबर में डबल बॉन्ड है, दूसरे नंबर पर, एक दूसरे नंबर पर, तो 2 इन, ये आपका आयुपेशी नाम हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरी हमारी पास आयुपेशी है CH3 का होल थराइज बॉन्ड C बॉन्ड CH2 और Br। इसे आप प्रिय विद्यार्थियों, इसे जो आप ऐसे लिख सकते हैं, इस कार्बन से
3 मेथिल जुड़े हैं ना, तो ऐसा लिख सकते हैं CH2 और Br। इसे आप लिखेंगे, देखिए 1 2 3 ऐसे गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 ऐसे करेंगे क्योंकि Br जहाँ से पास में पड़ेगा, तो 1 2 3 ऐसे कर लीजिएगा या 1 2 3 ऐसे कर लीजिएगा 1 नंबर में। लेकिन हमारा ब्रोमो रहेगा क्योंकि Br पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली में, फिर मेथिल जो हमारे लटक रहे हैं ये हमारे बाद में आएंगे, तो 1 ब्रोमो हो जाएगा। 1 नंबर में हमारे पास ब्रोमो 1 ब्रोमो, तो 1 2 3 ये 2 नंबर में हमारे पास जो है ये 2 मेथिल है ना, तो 2 डाई मेथिल, ये 2 मेथिल हैं तो डाई मेथिल प्रोपेन, मेथ एथ प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरी हमारे पास है, ये क्या है CH3 CH2 ठीक है, फिर बॉन्ड CH ये हमारे पास है आयोडीन है आई, ये इस कार्बन से जुड़ी है। फिर CH2 CH3 और इस कार्बन से हमारे पास जो लटका यहाँ पर CH3 CH3 ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले इसका नाम लिखा जाएगा जो हमारे पास ये जो यहाँ पर जो श्रृंखला है ना ये, ठीक है ना, ये चैन जो है इसका नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप गिनती करेंगे 1 2, क्योंकि आयोडीन जहाँ से पास में पड़ेगी, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 कार्बन। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, ये क्या है प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारे पास कितने नंबर में, चौथे नंबर 4। इसे बोलते हैं टर्सरी ब्यूटिल, इसे क्या बोलते हैं टर्सरी ब्यूटिल, या कहते हैं जिसे तृतीयक ब्यूटिल भी इसे टर्सरी की जगह आप तृतीयक लिख सकते हैं। तो टर्सरी ब्यूटिल 3 आयोडो 1 2 3, 3 नंबर में क्या आयोडो, 3 आयोडो हेप्टेन 1 2 3 4 5 6 7, तो हेप्टेन आएगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है। तो इसके बाद हमारे पास है चौथी क्या है CH3 का होल टॉइज CBr और CH2 CH3, इसे आप ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, आपको ऐसा लिख लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप गिनती करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप गिनती करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो 2 नंबर में हमारे पास ब्रोमो है तो आप लिखेंगे 2 ब्रोमो, फिर 2 नंबर में मेथिल है तो 2 मेथिल, मेथ एथ प्रो ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 5वीं हैं CH3 का होल थेराइज और CCl, यही है ना, इसका IUPAC हमें नाम लिखना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे आप ऐसे बना लीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास 1 2 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला हमें मिल गई 1 2 3, ठीक है। 2 नंबर में हमारे पास मेथिल है, 2 नंबर में हमारे पास क्लोरीन है, लेकिन सबसे पहले क्लोरीन आएगी ABCD में यानी अल्फ़ाबेटिकली में, फिर मेथिल आता है, M बाद में आता है। सबसे पहले 2 क्लोरो लिखेंगे, फिर 2 मिथिल लिखेंगे और मेथ एथ प्रोपेन आप लिख देंगे। इसके आगे हम चलते हैं और देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। क्या कह रहा है, 6 का खा का अथवा कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों, कारण सहित समझाइए। नंबर 1 है अल्कोहल तथा KI की अबक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग नहीं करते हैं, यही कह रहा है ना। आपको लिखना है उत्तर डाल करके कि H2SO4 प्रयोग, H2SO4 का प्रयोग इस यहाँ पर आप लिख लीजिएगा H2SO4 का प्रयोग, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, H2SO4 का प्रयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि H2SO4 एक क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। इसीलिए इसके स्थान पर एक गैर ऑक्सीकारक H3PO4 का उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका उपयोग नहीं करते, नहीं क्या करेगा वो ऑक्सीकरण करा देगा, ठीक है। इसीलिए किसका उपयोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। आपको साधारण भाषा में ऐसे ही आपको लिख देना है। क्यों प्रयोग नहीं करते, क्योंकि वो क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा, हैलो एल्केन की KCN से अबक्रिया करके मुख्य उत्पादक के रूप में एल्किल साइनाइड बनाते हैं, जबकि AgCN से अबक्रिया करने पर आइसोसाइनाइड प्रमुख उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर हम चलते हैं, जानते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आपको उत्तर डाल लेना है, इसमें लिखना है जो KCN है, जो हमारे पास पोटेशियम साइनाइड, KCN की प्रकृति देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आपको उत्तर डाल लेना, इसमें लिखना है जो KCN है पोटेशियम साइनाइड की प्रकृति
आयनिक होती है। कैसी होती है? आयनिक, यानी आयनों में टूट जाते हैं, ये आयनिक होती है। इसीलिए ये RX यानी एल्किल हाइलाइड से क्रिया करके क्या बना लेते हैं? साइनाइड बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जबकि जो हमारे पास AgCN होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? सहसंयोजक होती है, साथ में रहने वाली, ठीक है। कैसी होती है? सहसंयोजक होती है। इसी कारण Ag जो CN होता है, इसी कारण AgCN RX से क्रिया करके मुख्य उत्पाद आइसोसाइनाइड बनाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये क्यों साइनाइड बनाते हैं? क्योंकि इनकी प्रकृति कैसी होती है? आयनिक होती है, आयनों में टूट जाते हैं। जबकि इनकी कैसी होती है? सहसंयोजक होती है, ठीक है। इतना बस आपको याद रखना है। अब तीसरा कह रहा था हमारे पास, क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन आहरण समूह है, फिर भी यह एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आर्थो तथा पैरा निर्देशक है। यही कह रहा है ना, हमें कारण बताना है क्यों, उत्तर डाल लेना है। इसका कारण क्या है प्रिय विद्यार्थियों? अनुनाद के कारण। किसके कारण? अनुनाद, यही इसका कारण होता है, रेजोनेंस, ठीक है ना। अनुनाद के कारण क्लोरीन एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? आर्थो तथा पैरा निर्देशक होता है, यानी कि मतलब आर्थो और पैरा में ही जाता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 का कह क्या रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। बस समीकरण देना है। पहला है प्रोपेन 1 आल का क्षारीय KMnO4 के साथ अभिक्रिया, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अभिक्रिया कराना है, ठीक है। उत्तर डाल लेना है प्रिय विद्यार्थियों। ये हमारे पास प्रोपेन 1 आल का ये सूत्र है, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति है क्षारीय, तो ये सामने वाले क्या कराता है? ऑक्सीकरण कराता है। तो अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बन जाएगा हमारा। क्या बन जाएगा? अल्कोहल से एल्डिहाइड बन जाएगा। यही इसका समीकरण है। क्या करना, इसका जब ऑक्सीकरण कराएंगे तो अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड से एसिड बनता है, हमारा क्रम होता है, ठीक है। तो ये हमारा एसिड बन चुका है। दूसरा, फिनाल की जलीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया है। ये हमारी रीमर टीमर अभिक्रिया है, मैं पिछले वीडियो में बता भी चुका हूँ, आपको उत्तर डाल लेना है। ये हमारे पास फिनाल है, ये इस OH को चाहे यहाँ लगा दीजिए, आप कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। प्लस में हमारे पास है क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 NaOH की उपस्थिति है, ठीक है। इसमें क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? हमारा सैलिसिल्डिहाइड बनता है। क्या बनेगा? सैलिसिल्डिहाइड। और प्लस में KCl प्लस H2O, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तीसरी है फिनाल की तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया, तो उत्तर डालें। ये हमारे पास फिनाल है, ये हमारे पास डाइल्यूट HNO3 है, तनु। तो अगर तनु HNO3 होता है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास HNO3 ये टूटता है NO2 प्लस और प्लस H प्लस, ठीक है। ये यहाँ पर क्या होता है विद्यार्थियों? जो हमारे पास NO2 प्लस टूटता है, एक बार तो आर्थो में जाएगा और एक बार पैरा पर जाएगा। तो यो NO2 पहले हमारा आर्थो में जाएगा, फिर NO2 पैरा में जाएगा। ये दो प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। कब? जब तनु HNO3 होता है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि मतलब यही दोनों हमारे एक क्या हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे क्या हैं? ये उत्पाद हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्या कह रहा है, 5वीं हाइड्रोजन आयोडाइड की मेथॉक्सी बेंजीन से अभिक्रिया। तो ये हमारे पास उत्तर है, आयोडाइड के साथ करना है ना, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड और मेथॉक्सी बेंजीन। मेथॉक्सी ये बेंजीन का सूत्र है, जिसे इसका नाम कॉमन है एनिसॉल। इसका एक नाम कौन है? एनिसॉल इसका नाम है। ध्यान दीजिएगा। तो क्या होता है प्रिय विद्यार्थी, यहाँ से H प्लस जाएगा और ये हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3 है, तो ये CH3 तो प्लस में टूटेगा, तो प्लस वाला माइनस वाले के पास जाएगा, CH3I बना देगा, और H प्लस जाएगा इसके पास, तो क्या बना देगा? फिनॉल बना देगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छी अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 5वीं अभिक्रिया हमारे पास है प्रोपेन 1 आल से प्रोपाक्सी प्रोपेन का बनना। इसे हमें बनाना है, ठीक है। आपको उत्तर डाल लेना। सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए प्रोपेन 1 आल का। तो क्या होता है? CH3 CH2 CH2OH, ये क्या होता है? हमारा सूत्र होता है। लेकिन हमें बनाना है प्रोपाक्सी प्रोपेन। क्या बनाना है? प्रोपाक्सी प्रोपेन का सूत्र होता है ये CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3। तो ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारे पास इतना जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? इसी का दोगुना ही तो है ये। अगर इसे दोगुना कर दें, इतना हमारे पास बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, या अगर हमने यहाँ पर दोगुना किया है तो OH की संख्या 2 हो जाएगी, जबकि OH की संख्या हमें 2 नहीं रखना है। अगर OH की संख्या 2 है तो जल के मॉलिक्यूल्स बाहर कर दीजिए एक। तो आप H2O जब बाहर कर देंगे
करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 तो हाइड्रोजन निकल जाएंगे और एक ऑक्सीजन भी निकल जाएगा, एक ऑक्सीजन सिर्फ बचेगा, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, प्रोपॉक्सी प्रोपेन। इसके आगे हम और चलते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 7वें का अथवा कह रहा है निम्नलिखित परिवर्तनों को किस प्रकार किया जा सकता है। ठीक है, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। पहला है एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 आल। उत्तर डाल लेना। यह अभिक्रिया मैं अभी पिछले सेट में बता चुका हूँ। क्या करना है आपको, ये हमारे पास है एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये आपको फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया साथ कराना है। किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। तो आप ऐसे बन जाएगा आपका स्ट्रक्चर, ये जो हमारे पास है यहाँ पर लग जाएगा और MgCl जो यहाँ पर लग जाएगा OMgCl, और इसका जल अपघटन जब आप करा देंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और H, ये OH जाएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा हमारा, और इस H+ जो है यहाँ पर जाएगा तो बना देगा MgOHCl। ये हमारी अभिक्रिया है। ठीक है, इसके बाद दूसरी है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। इसमें क्या है, सबसे पहले एसीटोन क्रिया करा देना इसके साथ, जो है जो हमारे पास है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की क्रिया एसीटोन के साथ जब आप कराएंगे तो अब हमारे पास क्या होगा, ये 3 जो है इसे के साथ जाएगा और MgBr जो यहाँ पर लग जाएगा OMgBr, इस ऑक्सीजन को लेकर इसका भी जब आप जल अपघटन कराएंगे तो H+ जाएगा इनके पास तो MgOHBr बना देगा और OH जाएगा इनके पास, तो हमारा ऐसा स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर आप कैसे भी बना सकते हैं। तो ये हमारा बन गया 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। मेथ है प्रोप 2 मेथिल और 2 हमारे पास ऑल है प्रोपेन है। ठीक है, और तीसरी हमारे पास है बेंजील अल्कोहल से बेंजोइक अम्ल। आपको कुछ नहीं करना, उत्तर डाल लेना है। जो हमारे पास है बेंजील अल्कोहल C6H5CH2OH, बेंजोइक अम्ल बना रहे हैं यानी कि मतलब C6H5COOH बनाना है। इसका क्या करेंगे, हम ऑक्सीकरण करा देंगे KMnO4 की उपस्थिति में। जब इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा प्लस का वाटर का मोलिक्यूल्स निकलेगा हमारे। इसके बाद चौथी हमारे पास है फिनाल से पिक्रिक अम्ल बनाना है। उत्तर डाल लेना। ये अभिक्रिया हम पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। आपको क्या करना, फिनाल है, सांद्र HNO3 लेना है आपको। तनु HNO3 लेंगे तो, और अगर तनु लेंगे तो अभी मैंने बताया NO2 यानी वो आर्थो पर जाएगा, NO2 पैरा पर जाएगा। जब आप सांद्र लेंगे तो NO2 जो है 2 NO2 यहाँ पर जाएगा आर्थो पर, 1 NO2 पैरा पर जाएगा। इसे क्या कहते हैं, पिक्रिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 5 हुए है प्रोपेन 2 ऑल का निर्जलीकरण। ये हमारे पास है प्रोपेन 2 ऑल, जिसे द्वितीयक अल्कोहल भी कहते हैं। मेथ है प्रोपेन 2 ऑल हमारे पास 2 नंबर में है। इसका अब निर्जलीकरण करा। निर्जलीकरण का मतलब इससे जल के अणु बाहर निकालना है। इससे जल के अणु बाहर निकालेंगे। ये एक तो यहाँ से आप हाइड्रोजन देना पड़ेगा या तो फिर आप यहाँ से दीजिए। एक हाइड्रोजन यहाँ से लेगा H+ तो OH और H+ मिलकर क्या बना देंगे, पानी। क्या बच जाएगा, CH3CH और यहाँ से डबल बॉन्ड लग जाएगा क्योंकि एक हाइड्रोजन चला गया तो डबल बॉन्ड आएगा CH2। ये हमारा बन गया। ठीक है, इसके बाद हमारा 7वें का कह रहा है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। पहला है एसिटाल्डिहाइड तनु NH के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, आपको क्या करना, ये मैं अभिक्रिया पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। एल्डोल संघनन है, आपको लेना इसके 2 अणु और तनु NH, तो क्या बन जाएगा, एल्डोल संघनन बन जाएगा। 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल हमारा बन जाएगा। ठीक है, और दूसरी हमारे पास एसीटोन को ठोस बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। ये हमारा क्या है प्रिय विद्यार्थी, ये पिछले साल का मॉडल पेपर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगले वर्ष का ये आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। तो हमने क्या लिया है यहाँ पर एसीटोन, इसके 2 अणु लेना है, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो या हमारा तनु NH हो, बात एक ही है। ठीक है, या तो यहाँ पर इसकी ये जो है यहाँ पर अगर होता तब भी यही बनता। इसके 2 अणु लेना, ये भी क्या है, एल्डोल संघनन है। मैं पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ। सिर्फ क्या बन जाएगा हमारा, ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे और देखते हैं क्या है। हमारा तीसरा फॉर्मेल्डिहाइड सांद्र NH विलयन के साथ अभिक्रिया करता है। यह अभिक्रिया मैं बता चुका हूँ, कहनी जा रहा हूँ अभिक्रिया है प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा। क्या बनता है, एक मेथिल अल्कोहल, एक हमारा सोडियम फॉर्मेट बनता है। इसके आगे हम देखते हैं। और देखिए चौथी हमारे पास है एसिटिक अम्ल एथेनॉल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है। एसिटिक अम्ल लिख लेना है आपको CH3COOH, एथेनॉल आपको लिख लेना है C2H5OH। शांत यानी साथ H2SO4 की उपस्थिति आपको करना है, शांत H2SO4। तो ध्यान दीजिएगा, एसिड जो होता है वो H+ में टूटता है, H+ से टूटेगा OH- से, तो H+ OH- क्या बना देंगे, जल मिला देंगे, दोनों को आपस में जोड़ देना। तो क्या बनेगा, CH3COOC2H5, जिसे कहते हैं एस्टर, जिसे हम कहते हैं एथिल एसीटेट कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। जो इसके बाद देखते हैं 5वें एसिटाल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये क्या बनता है, उत्तर है आपका एसिटाल्डिहाइड
फेनिल हाइड्रोजन का सूत्र होता है ये होता है C6H5NH NH2। ध्यान दीजिएगा, दोनों हाइड्रोजन यहाँ से जाएंगे, ऑक्सीजन को पकड़ के आप बना देंगे, पानी बना देंगे, और बाकी आपको जोड़ देना है CH3CH और नाइट्रोजन जो डबल बॉन्ड से ये उसी प्रकार रहेगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। नाइट्रोजन उसी प्रकार, NH उसी प्रकार, हमारा ये उसी प्रकार रहेगा, ठीक है। ये हमारा बन गया है। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 का खाका अथवा निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। नंबर 1 है हमारे पास कोलबे वैद्युत अपघटन। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, उत्तर डाल लेना। इसमें लिखना है प्रिय विद्यार्थियों, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करने पर उनके विकार्बोक्सिलीकरण से, विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है CO2 गैस का निकलना से, ऐसे हाइड्रोकार्बन बनते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या जो है अम्ल के एल्किल समूह में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, दोगुनी होती है। इस अभिक्रिया को कोलबे वैद्युत अपघटन कहते हैं। यानी कि मतलब जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण हैं, ये हमारे पास हमने लिया है, ये क्या एक प्रकार क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। लेकिन सोडियम या पोटेशियम लवण, या तो आप इस H+ की जगह सोडियम ले सकते हैं या पोटेशियम ले सकते हैं, ठीक है। लवण का क्या किया था, जलीय विलयन का, यानी जलीय विलयन भी लेना है, H2O भी लेना है, का विद्युत अपघटन करने पर उनके विकार्बोक्सिलीकरण से हाइड्रोकार्बन बनते हैं। हाइड्रोकार्बन ही तो बना है यहाँ पर। और इसमें क्या लिखा गया है, विकार्बोक्सिलीकरण से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है, से क्या बनते हैं, कार्बन परमाणुओं की संख्या अम्ल के एल्किल समूह में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, दोगुनी। यहाँ पर जो हमारे पास दिया है कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका जो एक एल्किल था ना, यहाँ पर एक एल्किल है, तो इसमें क्या बताया, जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन बनेगा इसकी संख्या कितनी होगी, इससे दोगुनी होगी CH3। ये जो हमारे पास है यहाँ पर दोगुनी होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड और H2 और NaOH भी निकलेगा। उदाहरण में जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है हमारे पास एल्डोल संघनन रोजन मुंड अपचयन। ये प्रिय विद्यार्थियों आपको मिलेगा सेट 3 में, ये मिलेगा आपको सेट 4 में। आप वहां से जाकर बहुत ही अच्छी तरह से देख सकते हैं, क्योंकि हमने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखा है प्रिय विद्यार्थियों। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर ये पूरा वीडियो समझ में आ गया है तो कृपया वीडियो को शेयर और लाइक करिएगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट सेट में। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।